तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 1 है हमारा, प्रकाश का प्रवर्तन। उसका हम लोग VVI सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हम लोग आज सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न बनता है ना इस चैप्टर से, प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से, जितना भी बनता है सब्जेक्टिव प्रश्न वो सभी को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, या फिर जब भी क्लास 10वीं का फिजिक्स का बात होता है तब ये प्रश्न जरूर आता है चैप्टर 1 का। इसलिए इस प्रश्न को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्र को पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स नहीं परचेस कर सकते हैं उनको सेम कंटेंट, बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल, बढ़िया से बढ़िया नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम लिंक है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं चैनल पर, मेन पेज पे जाके, या फिर कम्युनिटी में जाके आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। उसमें आपको सारा PDF बढ़िया से एकदम टाइपिंग करके आपको दिया जाता है, तो आप जो वहाँ से जाकर आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको हम पिन कमेंट में उसका लिंक दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइएगा तो लिखा रहेगा टेलीग्राम लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको सारा नोट्स पहले से भी अपलोड कर दिया गया आज तक जितना भी नोट्स हुआ है, और ये भी नोट्स उसी में अपलोड किया जाएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का ना सबसे पहला प्रश्न बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, क्योंकि इसमें हमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। ये 2 नंबर का प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ये इसका बहुत संभावना है कि परीक्षा में आएगा। ये 2 नंबर का प्रश्न होता है, पूछा जाता है 2 नंबर। जब अंतर वाला प्रश्न पूछे ना तो आप लोग इसे कॉपी को 2 भाग में से बांट दीजिएगा। 2 भागों में बांट कर यहाँ पे पहला टॉपिक, यहाँ दूसरा टॉपिक लिख के दोनों में अंतर ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, ठीक। ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और ऐसे एग्जामिनर नंबर भी दे देता है, ठीक। तो देखिए इसका क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वास्तविक प्रतिबिंब है काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक घटांश से बनता है। आपको सिलेबस पढ़ाते समय बताए थे कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखिए क्या नाम है, वास्तविक, यानी कि वास्तविक घटांश से बनेगा। इसका नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी कि काल्पनिक घटांश से बनेगा। दूसरा, यह हमेशा उल्टा होता है। हाँ याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तव में देखिए वास्तव यानी कि देखिए इसका ट्रिक याद रखिएगा कि वास्तव यानी कि सच्चा, सच में ना कहते वास्तव में वहाँ पे ये था, या फिर सच में वहाँ पे ये था, सच। वास्तव यानी कि सच। सच बोलने वाले को लोग उल्टा अच्छे देखते हैं, मतलब पसंद नहीं करते हैं। जो लोग सच बोलते हैं उनको उल्टा देखा जाता है, और जो लोग जो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं उन्हें सीधा देखा जाता है। इसे कुछ ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में उल्टा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब बोले तो काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा हमेशा सीधा होता है, ठीक, याद रखिएगा। अब अगला है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है क्योंकि ये एक्चुअल में है, वास्तविक है, रियल है। इसे हम पर्दे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कल्पना किया जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब का, इसे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। और चौथा होता है, यह दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। आप लोग यहाँ पे दर्पण देख रहे हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के सामने बनेगा, नीचे रुखे से बनेगा दर्पण के सामने, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, ऊपर रुखे, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ठीक। तो इसको आप लोग याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाता है बार बार। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितना भी VVI बोल रहे हैं सभी है, ठीक। तो देखिए इसका लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला नियम क्या है, तो देखिए पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। देखिए ऐसा कुछ चित्र बना दीजिएगा, ठीक। देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, तथा ये हो गया अभिलंब। तीनों क्या है, एक बिंदु में है, यहाँ पे आपतन बिंदु पे है तीनों। यानी कि पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होगा, ठीक। आप लोग इसका चित्र भी ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या थी, मिरर के रूप में यहाँ नीचे दे दीजिएगा, फिर उसको नीचे से पेंट कर दीजिएगा यहाँ पर अभी। फिर यहाँ से वो इंसिडेंट रे लाइएगा, यानी कि आपतित किरण, फिर यहाँ से परावर्तित किरण फिर दीजिएगा, यहाँ से परावर्तित किरण चला जाएगा, फिर यहाँ से अभिलंब खींच देंगे, ठीक। अभिलंब खिंचा के
और यहाँ पे जो बिंदु बनेगा वहाँ आपतन बिंदु लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा चित्र और लिख दीजिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में है ना। यहाँ पे देखिए तीनों एक तल में है ना, यही हो पहला नियम। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम कहता है कि ये जो आपतित किरण अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, परावर्तित कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए दूसरा नियम लिख के लेंगे। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से तथा परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई कोण I इक्वल टू कोण R है ना, यानी कि है ये आपतन कोण है। यहाँ पे आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, देखिए कोण I यहाँ पे लिखेंगे कोण I इज इक्वल्स टू कोण R, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिएगा। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, ये प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, क्योंकि हम जितना भी देख रहे हैं ना सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि यूँ ही हम उठा कर ले आए हैं, चैप्टर में प्रश्न था तो ऐसे ही उठा कर ले आए, नहीं, ये सभी केवल महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं हम आपको, जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक, इसका देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ये 2 नंबर का पूछा जाता है बार बार, इसका किरण आलेख भी खींचना पड़ता है इस प्रकार से। ठीक, तो देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण लिखेंगे कि चूंकि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पे आकर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अर्थात समझिए आप यहाँ डायग्राम में समझिए। देखिए ये जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसमें ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, यानी कि इसको प्रधान अक्ष बोला जाता है, मुख्य प्रधान अक्ष। देखिए ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये जो मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण आता है परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है। हम आपको बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता है, ये इसका रूल है। परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा, यहाँ भी मुख्य अक्ष से समांतर आएगा तो परावर्तन के बाद फोकस से, मुख्य अक्ष का समांतर है फोकस से, मुख्य अक्ष का समांतर है फोकस के, यानी कि इसमें जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आता है सब परावर्तन के बाद एक बिंदु पे आकर जमा होता है ना, एक बिंदु पे आकर अभिसारित हो जाता था। हम आपको क्या बताए थे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जहाँ पे कई सारी किरणें आके एक बिंदु पे, जैसे मान लीजिए बिंदु हो गया, इस पे कई सारी किरणें आके जमा हो जाएगी, इसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। चारों पट से कई सारी किरण आएगी, एक बिंदु पे आके जमा हो जाएगा। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। चारों तरफ से आके इस पे जमा हो जाएगा। ठीक, इसे कहेंगे अभिसारी। ठीक, तो ये क्या हुआ? यहाँ से आया, यहाँ से परिवर्तित होकर यहाँ पे आगे एक बिंदु पे जमा हो गया, फिर ये भी यहाँ परिवर्तित होकर एक बिंदु पे जमा हो गया, ये भी परिवर्तित होकर यहाँ पे एक बिंदु पे जमा हो गया, ये भी परिवर्तित होकर यहाँ पे एक बिंदु पे जमा हो गया, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि चूँकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगी प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस पे आकर जमा हो जाती है, जितनी भी आती है ना फोकस पर जमा होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। फोकस पे अभिसारित हो जाती है, इस प्रकार से लिखेगा। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस पे अभिसारित हो जाती है, इसीलिए इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक, इसलिए इस पे अभिसारित हो रहा है एक बिंदु पे, इसलिए अभिसारी कहेंगे। ठीक, याद रखिएगा, इस पे एक बिंदु पे अभिसारित हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अभिसारी। ठीक, याद रखिएगा अभिसारी। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहता है? अवतल को अभिसारी कहते हैं जबकि उत्तल को अपसारी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिए। तो देखिए उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखेंगे। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, इसमें देखिए एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन उसमें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु पर आकर अभिसारित हो जाती है, लेकिन उत्तल में अलग उल्टा होता है। उत्तल में एक बिंदु से फैलता है। देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आया, परावर्तन के बाद इधर चला जाता है, लेकिन हमें लगता है कि फोकस से जा रहा है एक बिंदु से, फिर ये भी मुख्य के समांतर है, इधर चला गया परावर्तन के बाद, लेकिन लगता है कि फोकस से आ रहा है। ठीक, ये भी मुख्य के समांतर यहाँ से चला जाता है, यानी कि इसमें मुख्य के जितना भी समांतर प्रकाश की किरण आते हैं परावर्तन के बाद फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि एक बिंदु से अभिसारित होता है, इधर चला जाता है। यहाँ पर देखिए हम आपको बताए थे कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज की परिभाषा में हम आपको बताए थे कि
एक बिंदु से ये मान लिया बिंदु हुआ, ई बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होगी, इधर फैलती हुई प्रतीत होगी, ठीक। इसे क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं, ठीक। इसे कहते हैं अपसारी। तो देखिए यहाँ पे ये बिंदु एफ हुआ, एफ से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है। इधर देखिए एगो चला गया, एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया, एगो इधर चला गया, इसमें एफ से फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अपसारी कहते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा, चूँकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो अभी भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। याद रखिएगा, ये 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है ये 5 नंबर का पूछा जाता है कि उत्तल एवं अवतल में अंतर लिखे, ठीक। तो उसको देखिए लिखेंगे उत्तल एवं अवतल में। हाँ, आपको क्या बताया कि इस प्रकार से लिख दीजिएगा, 2 भागों में कॉपी को बांट दीजिएगा। यहाँ इधर लिख दीजिएगा अवतल दर्पण, इधर उत्तल दर्पण, दोनों में अंतर लिखेंगे, ठीक है। अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। देखिए पहला अंतर क्या है उत्तल अवतल में, पहला अंतर लिखेंगे, इसका परिभाषा, पहला अंतर तो दोनों का परिभाषा हो जाएगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि देखिए आपको हम ट्रिक बताए थे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा, आ से अवतल, आ से अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि देखिए ये हो गया अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह ये जो है सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक। ये हो गया अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए कहते हैं इसका अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हो यानी कि उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का इस प्रकार से, देखिए अवतल दर्पण हो गया अंदर की ओर धंसा हुआ, जबकि उत्तल दर्पण होता है उठा हुआ। ये बाहर, ये जो उठा हुआ है ये क्या है, उठा हुआ है, ऊपर उठा हुआ है, इसलिए कहते हैं उसे उठल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण। याद रखिएगा उठल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि परावर्तक सतह उठा होता है, और फिर अवतल दर्पण अंदर की ओर। तो हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को देख लें कि अवतल दर्पण होता है ऊपर की ओर, उत्तल दर्पण ऊपर की ओर उठा होता है, उठल दर्पण यानी कि उठल दर्पण, अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा होता है, अवतल अंदर की ओर धंसा, ठीक। अब अगला दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक। याद रखेगा कि अवतल दर्पण के इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, इसका इधर होता है फोकस दूरी, यहाँ होता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी यहाँ होता है। तो ये क्या है, इसे ऋणात्मक माना जाता है। दर्पण के सामने इधर जितना भी होगा ना इसे ऋणात्मक माना जाता है, जबकि दर्पण के पीछे जितना भी होगा इसे धनात्मक माना जाता है, ठीक। पॉजिटिव इधर होता है, इधर निगेटिव होता है, ठीक। इसे ऋणात्मक माना जाता है। इसलिए अवतल का फोकस देखिए, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर दर्पण के पीछे जितना भी होता है पॉजिटिव होता है, जबकि दर्पण के आगे जितना भी होता है निगेटिव हो जाता है। तो इसका फोकस होता है यहाँ पे, तो फोकस आपको क्या होगा, आप खुद बताइए फोकस क्या होगा, इसका फोकस इसका निगेटिव होगा। इसका वक्रता केंद्र भी यहाँ होता है, तो वक्रता केंद्र भी वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या भी इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक। याद रखेगा अगर हम यहाँ पर वस्तु रख देंगे तो इस वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी निगेटिव हो जाएगा, ठीक। याद रखिएगा। और जबकि अगर हम इधर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यदि इधर प्रतिबिंब बने तो निगेटिव होगा, ठीक। तो याद रखिएगा। आप समझ गए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण देखिए उत्तल दर्पण का कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया इसका मुख्य, इधर क्या होता है, इधर सब निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, ठीक। इधर पॉजिटिव होता है, तो उत्तल दर्पण फोकस यहाँ होता है, इसलिए इसका फोकस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जबकि अवतल कुछ इस प्रकार से होता है, इसका फोकस यहाँ होता है तो इसका निगेटिव हो जाता है, ठीक। अब अगला प्रश्न, अगला पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। याद रखेगा कि अवतल दर्पण में किरण आलेख में आपको समझाया था कि यदि हम अवतल दर्पण इसमें है, यहाँ पे रख देंगे वस्तु, अगर हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र सी हो गया, एफ हो गया, सी और एफ, यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो इसका यहाँ छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और यदि हम वस्तु को यहाँ रख देंगे तो इसका पीछे यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है अवतल में। जब उत्तल में हम बताए थे कि उत्तल में सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये उत्तल दर्पण हो गया उठा हुआ उत्तल दर्पण। यहाँ पे ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पे पी हो गया। हमेशा यहाँ पे छोटा सा प्रतिबिंब बनता है जहाँ पे वस्तु, चाहे वस्तु अनंत पे हो चाहे वस्तु पी और एफ के बीच यहाँ भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे छोटा सा बनेगा, या फिर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे छोटा सा बनेगा, ठीक। तो हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे कि आप अवतल दर्पण में अभिसारी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए
हम लोग चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप समझ गए कि अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा, जबकि उत्तल में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, याद रखिएगा। अब चौथा पॉइंट लिखेंगे कि अवतल दर्पण में अभिसारी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, यानी काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। हमको बताए थे कि ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। अगर इधर यहाँ पर वस्तु बनते थे, यहाँ पर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उल्टा, यहाँ पे एक काल्पनिक प्रतिबिंब इसका बनता है पीछे सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब, जो डॉट डॉट लाइन को मिलने से बनता है, डॉट डॉट लाइन को मिलने से बनता है। ठीक, आपको बताए थे यहाँ डॉट डॉट लाइन से मिलने से बनता है। तो अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, जबकि उत्तल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण है। हमेशा इसमें P और F के बीच, P और F के बीच यहाँ पे हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है इसमें। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि अब अवतल दर्पण का उपयोगिता लिखे। अब अवतल दर्पण का उपयोगिता लिखना है। ठीक, देखिए इसका उपयोगिता लिखेंगे। अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला लिखेंगे हजामती दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो पता चल जाता है कि कहाँ पर बाल है, कहाँ पर बाल नहीं है, कहाँ पर बाल कट गया। ठीक, तो हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। दूसरा, रोगियों के नाक कान गला को देखने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में जूम करके दिखाता है, बड़ा दिखाता है, तो नाक का छिद्र बड़ा दिखता है, जिस छिद्र बड़ा दिखता है, कान का छिद्र बड़ा दिखता है, गला का अंदर गला में क्या हो गया है रोगी का, इसके देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। दांत के ऊपर लगा देते हैं इस दर्पण को, अब प्रतिबिंब इसका बड़ा बड़ा बनता है, तो पता चल जाता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तीसरा होगा सोलर कुकर में, क्योंकि सोलर कुकर इस प्रकार से होता है, यहाँ पे जितना ही मुखज का समांतर प्रकाश फोकस पे आता है, यानी कि एक बिंदु पर ढेर सारा प्रकाश की किरण आ जाता है, तो यहाँ पे ये ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है। जहाँ ज़्यादा हीट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे खाना बन जाता है, इसलिए इसका उपयोग सोलर कुकर में होता है, सर्च लाइट में होता है, टॉर्च में होता है, टेबल लैंप में आदि में। ठीक, याद रखेगा। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे महत्वपूर्ण बता देते हैं। इसमें हजामती के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया, ऑप्शन बी ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक, ये दोनों ये सर्च लाइट बोल रहा है, सर्च लाइट, ये तीन को बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा हजामती में अवतल दर्पण, या फिर रोगियों को नाक कान देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण। फिर पूछा जाएगा सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट मतलब नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट जो इस प्रकार का होता है ना, इस प्रकार का नॉर्मल लाइट हमारे घरों में पाया जाता है, इस प्रकार का नॉर्मल लाइट जो जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, कुछ रात में उपयोग करते हैं हम लोग, नॉर्मली पाया जाता है ना। तो इसमें यहाँ जो कटोरी लगा रहता है, अंदर जब कटोरी लगा रहता है, वो होता है अवतल दर्पण का कटोरी। ठीक, अगला है हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, हजामती दर्पण को उपयोग में, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम अभी आपको बताएं कि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए किया जाता है। तो देखिए, जब अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है वस्तु को, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है। ठीक, मैंने यहाँ पे देखिए बड़ा बनता है, और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने का कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें ये यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ पे P और यहाँ पे F, P और F के बीच रखते हैं, तो यहाँ पे बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण यहाँ पर पता चल जाता है कि बड़ा बन रहा है, वहाँ पे पता चल जाता है, साफ दिखता है, बड़ा बनता है। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं हजामती के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है। हाँ, अभी आपको बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, तो इसका हम आपको रीजन बताया ना कि मुखज अवतल दर्पण हो गया, इसमें मुखज का ये हो गया, मुखज का समांतर आधे प्रकाश की किरण फोकस पे आकर जमा होता है, फिर यहाँ से मुखज का समांतर फोकस पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ढेर सारा किरण आकर जमा लगता है, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर आएगा, यहाँ जितना भी किरण आता है ना, सब आके फोकस पे जमा होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, और ज़्यादा हीट उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे खाना बन जाता है। इसलिए इसका यही कारण लिखेंगे कि देखिए, कारण लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजे जाते हैं, प्रधान अक्ष यानी कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है, तो परावर्तन के बाद फोकस पे जमा हो जाता है। जितना भी मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद फोकस पे आकर जमा हो जाता है, तो फोकस पे जाता, इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमा हो जाता है, तो यहाँ पर ढेर सारा हीट उत्पन्न होता है, ज़्यादा हीट उत्पन्न होने के कारण खाना बन जाता है। ठीक, अब अगला लिखेंगे कि गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। जब आप गाड़ी देखे होंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये देखिए, आपको बना कर दिखाते हैं गाड़ी, ये हो गया हमारे पास कार, हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास कार। आप लोग इसका आगे देखिएगा, आगे होता है यहाँ पे जो लाइट लगा रहता है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो
हेडलाइट इसी को कहते हैं हेडलाइट। तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए होता ना यहाँ पे ये होता है ना, एक्चुअल में जो हम लोग सर्च लाइट का उपयोग करते हैं, सर्च लाइट नॉर्मल हम लोग टॉर्च रखते हैं, वो नॉर्मल का टॉर्च भी रहता है, यहाँ पे नॉर्मल टॉर्च भी रहता है, लेकिन ये कटोरिया होता है, ये पीछे वाला चीज़ नहीं रहता है पीछे, क्योंकि यहाँ पे बैटरी रहता है, तो यहाँ पे बैटरी गाड़ी का बैटरी से काम करता है। और जो यहाँ पे कटोरिया रहता है अवतल दर्पण का, वो भी कटोरिया यहाँ पे भी रहता है अवतल दर्पण का, ठीक याद रखिएगा। जो यहाँ पे ये कटोरिया रहता है अवतल दर्पण का, वो भी वही कटोरिया यहाँ पे भी लगा रहता है अवतल दर्पण का। जो यहाँ पे कटोरी होता है, देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण का कटोरी होता है, वही कटोरिया यहाँ पे भी लगा रहता है, इसलिए इसका यहाँ पे भी सर्च लाइट में भी, गाड़ी के साइड हेडलाइट में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका कारण लिखेंगे, देखिए जब प्रकाश की किरण फोकस से भेजा जाता है तो वह परावर्तित होकर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखिए यहाँ पे हेडलाइट में जो वहाँ गोल गोल कटोरी यूज किया जाता है, इस प्रकार का कटोरिया होता है। इसमें जितना भी मुख्य का समांतर प्रकाश की किरण आता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए सपोज डेट, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, फिर से बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। ये गाड़ी का हेडलाइट हो गया, मान लीजिए कि गाड़ी का हेडलाइट है यहाँ पे, इसके मान लीजिए गाड़ी का हेडलाइट है, ठीक, यहाँ पे ये गाड़ी का हेडलाइट है, ठीक याद, मान लीजिए गाड़ी का हेडलाइट है। यहाँ पे इसका क्या है, यहाँ पे इसका हो गया बल्ब लगा है, यहाँ बल्ब लगा रहता है, तो जितना भी यहाँ पे अति लाइट मारेगा ना, यहाँ लाइट मारेगा, लाइट ऊपर जाएगा, सीधा चला जाएगा, यहाँ से लाइट जाएगा, यहाँ सीधा चला जाएगा, जितना भी यहाँ पर जाएगा ना सब सीधा चला जाता है, ठीक, सब जाके एक बिंदु पर जमा हो जाता है। यहाँ पर से जितना भी लाइट आएगा ऊपरी रुख मारेगा, यहाँ चला जाएगा, ऊपरी रुख मारेगा, यहाँ पे ऊपरी मारेगा, यहाँ पर चला जाएगा, यानी कि सब जाके एक बिंदु पे यहाँ आके जमा हो जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक। फिर से समझिए, यहाँ पे हो गया गाड़ी का दर्पण, यहाँ पे हो गया अथी क्या लगा रहता है, बल्ब लगा रहता है, यहाँ पे मारा जाकर फोकस पे जमा हो जाएगा, यहाँ पे मारा फोकस पे जमा हो जाएगा, फिर यहाँ से मारा फोकस पे जमा हो जाएगा, ये सब आके यहाँ पे एक ठगा आके जमा हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका कारण लिख दीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका समझिए, स्ट्रीट लाइट क्या होता है। पहले तो स्ट्रीट लाइट समझिए। आप लोग जब रोड पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि रोड पे यहाँ पे मान लीजिए सपोज डेट कि ये यहाँ पे रोड जा रहा है, यहाँ पे रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ठीक, यहाँ पे रोड जा रहा है। तो यहाँ पर देखते होंगे यहाँ पे बगल में लाइट लगा रहा था, स्ट्रीट लाइट, इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक। यहाँ पे बगल में रोड के बगल में यहाँ पे लाइट लगा रहता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं बगल में रोड के बगल में लाइट लगा रहता है, इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक, इसी को कहते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट का में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि हम लोग क्या जाने कि जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, हेडलाइट में गाड़ी का उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग घर में सर्च लाइट होता है, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जबकि गाड़ी का अथी जो रोड का स्ट्रीट लाइट होता है, जो रोड का स्ट्रीट लाइट होता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि उत्तल दर्पण हो गया तो इसमें यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे बल्ब लगेगा, तो इसमें जितना भी होगा ना प्रकाश की किरण आएगा, यहाँ पे जाएगा पीछे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा पीछे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा पीछे चला जाएगा, यहाँ पे यानी कि यहाँ ढेर सारा छितरा देता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण में। गाड़ी पे छितरा देता है यानी कि ज़्यादा इंजोर करेगा, ज़्यादा छितराएगा, इसलिए ज़्यादा इंजोर करता है। आप लोग देखिएगा टॉर्च लीजिएगा ना, आपके पास जो नॉर्मली वाला टॉर्च होता है हमारे घर में सर्च लाइट, इसका उपयोग हाथ में लेकर जब इसको रात में मारिएगा दीवार पे तो देखिएगा एक जगह ना बीच में एक बिंदु सा बनेगा, वहाँ पे ढेर सारा इंजोरा रहेगा, दम ढेर सारा, एक जगह पर जाकर सब लाइट जमा हो जाएगा, एक जगह दम ढेर सारा इंजोरा रहेगा। जबकि ये जो लाइट वो होता है स्ट्रीट लाइट, इसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइट हो गया, मान लीजिए कि ये स्ट्रीट लाइट हो गया, यहाँ पे लगा हो तो इसमें लगा रहता है, तो ढेर सारा बाहर निकालता है किरण, चारों पट्टी एकदम फैला देता है। चूँकि क्या है उत्तल दर्पण चारों पट्टी फैला देता है, एकदम चारों पट्टी फैला देता है, खूब निकलता है ढेर सारा, इसलिए इसका उपयोग उत्तल दर्पण किया जाता है। तो इसका देखिए लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तित होकर किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, ठीक। क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रकाश का किरण भेजा जाता है तो मुख्य का समांतर ये उत्तल दर्पण हो गया, इसमें सारा दम यहाँ पर फैल जाएगा, पूरा फैल जाता है, उत्तल दर्पण पूरा फैल जाता है, चारों पट्टी पूरा रोड को इंजोर कर देता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रोड हो गया, यहाँ पे लाइट लगल है ये वाला, तो इसमें से जो प्रकाश निकलता है पूरा फैला देता है, चारों पट्टी फैला के पूरा रोड को इंजोर कर देता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और गाड़ी का साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी का साइड मिरर में किया जाता है। याद रखिए गाड़ी का साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए आ ही गया प्रश्न कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है।
तो इसका लिखेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। हाँ, अभी आपको बताया था कि जो ये उत्तल दर्पण में होता है इसमें हमेशा एफ और पी के बीच यहाँ सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, तो लिख दीजिएगा साइड मिरर। गाड़ी को जो साइड मिरर मतलब देखिए सपोज डेट की ये गाड़ी हो गई, मान लेते देखिए यहाँ पे ये देखिए ये गाड़ी हो गया, चक्का दे देते हैं, ये हमारा गाड़ी हो गया। ठीक, तो यहाँ ये हो गया गाड़ी। यहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है पीछे देखने के लिए, जिसे हम लोग गिलास कहते हैं, पीछे देखने के लिए यहाँ पर जो दर्पण लगा रहता है इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी को कहते हैं साइड मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए साइड में लगा रहता है, इसी को कहते हैं ये उत्तल दर्पण का बना होता है साइड मिरर। इसका उत्तल दर्पण का बना होता है क्योंकि जितना भी बड़ा गाड़ी रहेगा सबका छोटा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये उत्तल दर्पण हो गया। इसमें पीछे जितना भी गाड़ी बड़ा रहेगा ना सबका छोटा छोटा प्रतिबिंब बना के यहाँ पर छोटा छोटा प्रतिबिंब मुखा चलता है, यहाँ पर छोटा छोटा प्रतिबिंब सबको बना कर दिखाएगा, इसलिए और नज़दीक में दम दिखाएगा। जितना भी दूर गाड़ी रहे उसका नज़दीक में दम दिखाएगा और दम छोटा छोटा प्रतिबिंब बना कर दिखाएगा। इसलिए हम लोग दूर दूर की गाड़ी को भी देख लेते हैं, जितना भी दूर गाड़ी जाता है उसको देख लेते हैं, इसलिए इसका साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले पार्ट 2 में हम लोग चीन परिपाटी से आगे को देखेंगे, चीन परिपाटी क्या है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग कहेंगे सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न। ठीक है, तो उसमें अगले पार्ट में हम लोग पहले देख लेंगे इसके जितना भी प्रश्न बच रहा है, 2-4 को प्रश्न बच रहा है उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लोग सुपर बोर्ड मॉडल प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम लोग 2014 से लेकर के 2024 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया चैप्टर 1 से सब्जेक्टिव, उसको जितना भी सब्जेक्टिव पूछा गया है वो सब प्रश्न का आंसर खुद से लिख के हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन बैंक का प्रश्न। लेकिन उससे पहले सब क्या महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। ठीक, तो उससे पहले हम लोग ये करना बहुत ज़रूरी था। ठीक, तो अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग इसके आगे का देखेंगे। आज हम लोग इतना ही देखते हैं कि कहाँ गया, हाँ, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक ही हम लोग देखेंगे। अगले पार्ट में हम लोग चीन परिपाटी के आगे को देखेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना है, आप लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, ये आपका मर्जी है। आप सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके कमेंट से ना, एक कमेंट से ना, आपको पता नहीं है, आपका एक कमेंट से ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस होना है आपके लिए। ठीक, तो आपके एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत प्रेरणा मिलता है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट से ना हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कोई बच्चे तो हम कोई तो समझ में आया, किसी को तो समझ में आया ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग इसका आगे के प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।